Friends, I'm Dr. Ramandeep Kaur, consultant, obstetric and gynecology, Healing Hospital Chandigarh. Today we are going to talk about a very commonly discussed topic in obstetrics, normal delivery or cesarean. बहुत से couples who are pregnant, वो और उनकी फैमिली जैसे वो प्रेग्नेंट होते हैं एक ही सवाल के पीछे पड़ जाते हैं, डॉक्टर साहब हमारी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन होगा. वेल इसका आंसर एट दैट वेरी पॉइंट देना काफी मुश्किल है. अपना समय इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में मत व्यर्थ करें. अपना समय यूज करें एक सही डॉक्टर चूज करने में एंड फिर उस डॉक्टर पर पूरा ट्रस्ट करें. नॉर्मल डिलीवरी इज बेस्ट ऑप्शन. अगर एक डॉक्टर से पूछा जाए तो ही ऑलवेज वांट कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही हो. आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रिगार्डिंग. सबसे पहले जो बहुत से क्वेश्चन हर एक के माइंड में आता है कि व्हाट इज नॉर्मल डिलीवरी एंड व्हाट इज सिजेरियन सेक्शन. सेकेंडली हमारा सिजेरियन क्यों होता है. और थर्डली कि अगर पेशेंट को नॉर्मल डिलीवरी करानी है तो ऐसे क्या क्या इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाए कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा हो जाए. सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज नॉर्मल डिलीवरी. नॉर्मल डिलीवरी इज बर्थ ऑफ द बेबी थ्रू द बर्थ कैनाल. इसको हम 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं. नंबर 1 फर्स्ट स्टेज जिसमें बच्चेदानी का मुंह जो बिल्कुल बंद होता है टिल डायलिटेशन, फुल डायलिटेशन, जब वो पूरा खुल जाता है दैट इज अराउंड 10 सेंटीमीटर्स. सेकेंड स्टेज इज जब वो पूरा डायलेट हो जाता है फ्रॉम द डिलीवरी ऑफ द टू द डिलीवरी ऑफ द बेबी. और थर्ड इज द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा, बच्चे की ऑल की डिलीवरी होनी. और फोर्थ स्टेज इज जब हम पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं कि कोई एक्सेस ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, उसके वाइटल स्टेबल है. सो दीज आर द 4 स्टेजेस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी. नॉर्मल डिलीवरी में अक्सर हम पेरिनियम एक छोटा सा कट देते हैं जिसको हम एपिजियोटमी बोलते हैं, ताकि हमारा बर्थ जो कैनाल का आउटलेट है वो वाइडन अप हो जाए और बेबी की डिलीवरी इजी हो जाए. कुछ स्टिचेस लगते हैं जो लगभग 2 या 3 हफ्ते में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड द रिकवरी इज फुली इन अराउंड 2 वीक्स. अगला क्वेश्चन है व्हाट इज सिजेरियन सेक्शन. सिजेरियन सेक्शन में हम एब्डोमेन की कुछ लेयर्स को कट करके एक इंसिजन देते हैं एंड देन वी कट द यूट्रस एंड वी डिलीवर द बेबी. देन सिमिलरली हम एब्डोमेन की लेयर्स को क्लोज करते हैं. वेल आज की एरा में बोथ नॉर्मल डिलीवरी एंड सिजेरियन आर इक्वली सेफ. हम नॉर्मल डिलीवरी में नेक्स्ट डे पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं एंड सिजेरियन सेक्शन ऑल्सो विद इन 24 आवर्स पेशेंट को हम खड़ा करते हैं, चलने के लिए बोलते हैं एंड 2-3 दिन में पेशेंट इज डिस्चार्ज. So both are very safe procedures. Now next question जो commonly आपके दिमाग में आता है कि सिजेरियन क्यों होता है और किन कंडीशंस में हमें सिजेरियन करना पड़ता है. Well सबसे पहले अगर बच्चा उल्टा है. सेकंड बच्चा एड़ा है जिसको हम ट्रांसवर्स लाई बोलते हैं. थर्डली अगर बच्चे की हेड की पोजीशन ठीक नहीं है, हेड इज एक्सटेंडेड, हमारा एक बड़ा डायमीटर आउटलेट में आ जाता है जो डिलीवर नहीं हो पाता. थर्ड फाइब्रॉइड, सर्वाइकल, बच्चेदानी के नीचे एक बहुत बड़ी गांठ है जिसको हम फाइब्रॉइड बोलते हैं, तब भी हमें सिजेरियन करना पड़ता है. फोर्थ प्लेसेंटा प्रीविया, या हमारी जो बच्चे का प्लेसेंटा है दैट इज लो लाइन, नीचे है, तब भी हमें सिजेरियन ही करना पड़ता है. सेकेंड कंडीशन है मैटरनल हेल्थ. मदर को हार्ट की प्रॉब्लम है जिससे वो पुश नहीं कर सकती. सेकेंडली मदर को फिट्स पड़ रहे हैं जिसको हम एक्लेम्शिया बोल रहे हैं, उसमें भी हमें इमरजेंसी में सेक्शन करना पड़ सकता है. अगली कंडीशन जिसमें वी हैव टू गो फॉर सिजेरियन इट इज अगर बच्चे की धड़कन कम हो गई है जिसको हम फीटल डिस्ट्रेस कहते हैं, या बच्चे ने पॉटी कर दी है और सडनली कॉर्ड प्रोलैप्स हो गई या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, एब्रप्शन जिसमें प्लेसेंटा ने अपनी जगह छोड़ दी है, इसमें भी हमें इमरजेंसी सिजेरियन करना पड़ता है. नेक्स्ट इज प्रोलॉन्ग्ड लेबर और नॉन प्रोग्रेस ऑफ लेबर. अगर हमने पेशेंट को इंड्यूस किया है पर स्टिल उसके बच्चेदानी का जो मुंह है ऑस वो पूरी तरह से खुल नहीं पा रहा एंड पेशेंट इज नॉट प्रोग्रेसिंग, देन ऑल्सो वी रिक्वायर टू डू सिजेरियन सेक्शन. वेल देयर आर अदर कंडीशंस ऑल्सो, जैसे पहला 1 या 2 सिजेरियन है पेशेंट के और देयर इज मायमेक्टमी इन दैट पेशेंट और there is twin pregnancy जिसमें पहला बच्चा उल्टा है. In all these conditions cesarean has to be done. Nowadays एक टर्म आ रही है जिसको हम बोलते हैं इलेक्टिव सिजेरियन. पेशेंट हमारे पास आते हैं एंड दे से कि डॉक्टर साहब
हम नॉर्मल लेबर का स्ट्रेस नहीं ले सकते। कुछ मिथ्स होते हैं उनमें, दे से कि नॉर्मल डिलीवरी बच्चे को खराब नुकसान करवा सकती है, और उनको लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी से उनका वेजाइना लैक्स हो जाएगा एंड वो कभी रिकवर नहीं हो पाएगा, एंड दे डोंट वांट नॉर्मल डिलीवरी। एंड समटाइम्स उनकी लाइफस्टाइल ऐसी होती है कि दे कैन नॉट टेक द स्ट्रेस, मेंटल एज वेल एज फिजिकल स्ट्रेस ऑफ द पेन ड्यूरिंग द लेबर। वेल, हमारी दादी नानी जब वो डिलीवर करते थे, हमारे पास सिजेरियंस के ऑप्शन नहीं थे, सो दे ऑल्सो डिलीवर्ड विजाइनली एंड नॉर्मली। सो दीज पेन्स, हाँ, ये पेन्स बहुत ही सीवियर पेन्स होते हैं, बट येस, एवरीवन कैन बेयर इट। एंड आजकल तो हमारे पास बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लाइक एपिड्यूरल पेनलेस लेबर, जिससे हमें पेन एनाल्जेसिया मिलता है, और लेबर का जो पेन होता है वो काफी हद तक कम हो सकता है। सो पीपल, यू कैन ऑप्ट फॉर दिस एंड this increases the chances of normal delivery. Well, अब हम अगले पॉइंट को डिस्कस करें। These are few conditions: what is normal delivery, what is cesarean, and what are the indications of cesarean. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऐसी हम कौन सी चीजों का ध्यान रखें कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ सके। सबसे पहली बात, प्रेगनेंसी इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। अनलेस और अनटिल आपके डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट एडवाइस किया है, यू शुड बी एक्टिव थ्रू आउट प्रेगनेंसी। देयर आर फ्यू कंडीशंस जब आपके डॉक्टर आपको कहते हैं कि यू शुड टेक रेस्ट। अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है और आपका प्लेसेंटा लो लाइन है, नीचे की तरफ है, या आपको रिस्क है कि आप प्रीटर्म लेबर में जा सकते हैं जब बच्चेदानी का मुंह छोटा हो जाता है, देन ऑफ कोर्स डॉक्टर आपको कहते हैं कि यू शुड टेक कंप्लीट बेड रेस्ट। अगर ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है, बी एक्टिव थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। अपने रूटीन काम करिए, आप सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, यू कैन ड्राइव, आप अपनी जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। सो बी एक्टिव थ्रू आउट प्रेगनेंसी। एक्टिव रहने से आपके मसल्स स्ट्रांग होते हैं एंड आपकी 9 months में कॉम्प्लिकेशंस कम होती हैं। देयर आर इंक्रीज चांसेस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी एंड स्मूथ डिलीवरी। सो there are few questions. Let me answer first this. Ms. Harpreet Kang Sandhu, she is asking, ma'am, what supplements to be taken after cesarean section? Well, supplements have to be taken both after normal and cesarean section. Most common supplements that we give, they are iron, calcium, and of course vitamin D. Minimum of 6 months. 6 महीने हमें iron, calcium दोनों लेने हैं, and if you are breastfeeding for longer, तो 1 साल तक कैल्शियम डेफिनेटली ले, बिकॉज हमारी कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है व्हेन वी आर फीडिंग। सो कैल्शियम सप्लीमेंट्स हैव टू बी टेकन रिलीजियसली, बिकॉज बहुत सी ऐसी लेडीज हैं जो प्रेगनेंसी में तो डेफिनेटली कैल्शियम अच्छे से लेती हैं, बट एज दे डिलीवर, बिकॉज दे गेट बिजी विद द किड्स, सो दे फॉरगेट टू टेक दीज सप्लीमेंट्स, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आपकी बोन्स वीक हो जाएंगी एंड लेटर ऑन आपको काफी प्रॉब्लम हो सकती है। So let's continue our topic. Now, what steps should we take कि हमारी normal delivery के chances बढ़ सके? सबसे पहले breathing exercises. Breathing is one such exercise जो हम right the day we conceive, आपका pregnancy test positive होता है, we can start that, जिसको हम अनुलोम विलोम कहते हैं। Breathing से हमारी oxygen carrying capacity बढ़ती है, and जब हमारी pregnancy बढ़ती है, हमारा टमी का साइज बढ़ता है, इट कंप्रेसेस आवर लंग्स, तो लंग कैपेसिटी कम हो जाती है। एंड इफ वी डू दिस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, आवर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस, हमारे बच्चे को अच्छी ऑक्सीजन जाती है, एंड इसके साथ हमारी काफी कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाती हैं। प्लस ब्रीदिंग ड्यूरिंग लेबर, जब हम लेबर पेन्स हो रहे होते हैं, ब्रीदिंग से हमारा पेन रिलेटेड स्ट्रेस भी कम होता है एंड हमारी लेबर बहुत स्मूथली प्रोग्रेस करती है। So breathing is a very good exercise that every pregnant lady should do right from the day she conceives. Second exercise जो हम first trimester या beginning of the pregnancy जो हम कर सकते हैं, that is walking, simple walking. To start with, 10 to 15 minutes of simple walk is important, and slowly जैसे आपकी pregnancy बढ़ती है 4th, 5th month, you can increase it up to half an hour to 45 minutes. Now, what happens जब हम रेगुलरली वॉक करते हैं? हमारे जॉइंट्स जो हैं वो लैक्स हो जाते हैं, हमारी बैक मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है, योर मसल्स बिकम, द स्ट्रेंथ ऑफ द मसल इंक्रीजेस, एंड इन सब चीज़ों से हमारी जो
मसल्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, वी आर एबल टू पुश द बेबी, एंड ड्यूरिंग लेबर हमारे जो मसल्स की इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, एंड the ability of a patient to push the baby and to deliver normally, it increases. So breathing and walking, they are very important. Another common myth is कि जब हमारी प्रेगनेंसी का 8वां महीना होता है, so we should take bed rest, हमें बाहर नहीं जाना. This is absolutely wrong. After 32 to 34 weeks, 8वें महीने के बाद you have to increase your exercises, because इसी टाइम हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है कि हम नॉर्मल डिलीवरी कर सकें. सो कौन सी एक्सरसाइजेस हमें करनी चाहिए अपने 8वें महीने के बाद? स्क्वाटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. पहले ज़माने में जब स्टैंडिंग सिस्टम कम होता था, किचन्स वर सिटिंग, देयर वर इंडियन टॉयलेट्स, हमारी नॉर्मल डिलीवरी की रेट्स ज़्यादा होते थे. पर आजकल बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द सिस्टम इज स्टैंडिंग, सो वी हैव टू डू दिस एक्सरसाइज, दैट इज स्क्वाट्स. स्क्वाट से हमारे जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स होते हैं उनकी इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, एंड हमारा हेड जो है जल्दी फिक्स होता है. यू आर एबल टू पुश, द पेशेंट इज एबल टू पुश द हेड डाउन, एंड द नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी इससे बढ़ जाते हैं. सेकेंड इज बटरफ्लाई. बट ऑल दिस एक्सरसाइजेस शुड बी डन अंडर द गाइडेंस ऑफ योर डॉक्टर or your physiotherapist or your childbirth specialist, and if there is an indication that you have to take bed rest, as already discussed, if you have incompetent cervix या preterm labor के chances है, या आपका placenta नीचे है, या आपको bleeding हो रही है, and many other conditions, अगर आपकी डॉक्टर सलाह देते हैं कि रेस्ट करिए, तभी आपने रेस्ट करना है. अदरवाइज यू हैव टू बी एक्टिव थ्रू आउट द प्रेगनेंसी. आप स्टेयर्स चल सकते हैं, रूटीन में वॉक करिए, और अपनी रेगुलर जो एक्सरसाइजेज है वो करते रहिए. Now, let's take another question. This is Ramanpreet. Ma'am, what is painless delivery? Yes, आजकल बहुत से पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं दिखाने के लिए, they ask कि मैम क्या हमारी डिलीवरी पेनलेस हो सकती है? Yes, of course. आजकल हमारी मेडिकल फैसिलिटीज काफ़ी बढ़ गई हैं, and they have advanced a lot. What is painless delivery? Painless delivery में एक हमारे बैक पे एक पतली सी नीडल इंजेक्ट करके 4 सेंटीमीटर डायलेटेड, आप एक्टिव लेबर में जा रहे हैं और काफी स्ट्रॉन्ग पेन्स आ रहे हैं, तभी अपना एपिड्यूरल ले. एंड ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज, जब आप फुली डायलेट हैं, योर ऑस इज डायलेटेड टू 10 सेंटीमीटर्स, तब हम एपिड्यूरल का इफेक्ट हटा लेते हैं, बिकॉज अदरवाइज द मदर विल नॉट पुश, एंड हमारी इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो ड्यूरिंग स्टार्टिंग, व्हेन यू आर इन लेटेंट फेज ऑफ लेबर टू व्हेन यू आर फुली डायलेटेड, तब हम एपिड्यूरल का इफेक्ट कम कर देते हैं. अदरवाइज इन बिटवीन जो हमारे 8 से 10 घंटे होते हैं, उस टाइम पे आपका पेन काफी हद तक रिलीफ होता है. सो यू शुड, इफ यू वांट, यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर आवर पेनलेस डिलीवरी, एंड दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल एट आवर हॉस्पिटल. सो लेट्स डिस्कस आवर नेक्स्ट पॉइंट, न्यूट्रिशन. अक्सर जब प्रेग्नेंट होते हैं तो सारी हमारी फैमिली हमारे पीछे पड़ जाती है, तुम 2 का खाना खाना है. दिस इज अ मिथ. Yes, slightly हमारी डिमांड बढ़ती है, but you have to eat healthy, a little more than what you used to. Avoid fried, ज़्यादा sugars avoid करें, frozen food avoid करें, and cold drinks, chocolates, absolute no. Eat a healthy, balanced diet. Optimal weight gain is very less. Almost only 32% जो हमारी pregnant ladies हैं, they have only optimal weight gain. Otherwise, 40 to 42% they have more weight gain, and around 20 to 22% they have less weight gain. So ज़्यादा वेट बढ़ना या कम वेट बढ़ना, इससे it affects the baby also. And if the weight gain is optimal, हमारा pregnancy की complications कम हो जाती हैं, and the baby की growth भी बिल्कुल optimal रहती है. Our labor goes smooth, and the chances of all the complications they decrease, and obviously the chances of cesarean section also decrease, and chances of normal delivery increases. So let's take the next question. It's Rashi. She says, "Ma'am, can breech be delivered normally?" Well, what is breech? Breech मतलब बच्चा उल्टा होना. Normally हमारा head पहले deliver होता है, and then buttocks and legs. But बच्चा जब उल्टा होता है, when the legs or buttocks they deliver early and head at the last, that is called a breech delivery. Breech delivery में problem क्या होती है? Our body delivers easily, but हमारा सर जो होता है, head of the baby, वो फंसने का डर, it gets stuck up.
and there are lots of spinal cord injuries and other injuries, and the chances of baby developing CP and NICU admissions, they increases. So if the baby is small, yes, you can opt for breech delivery, but agar baby 2.5 to 3 kg hai ya zyada hai, then obviously cesarean is the safe, because none of us want even 3 to 5% risk to our baby. So if the baby is more than 2.5 kg and bacha breech hai, so you should always go for cesarean section. Next comes Monica saying that I have back pain after LSCS, especially in winters, what to do? Okay, yes, it is a very common myth कि cesarean के बाद ही बैक पेन होता है. वो जो हम स्पाइन में नीडल लगाते हैं, स्पाइनल देते हैं, उससे बहुत ज़्यादा बैक एक होती है. Well, this is absolutely wrong. बैक एक नॉर्मल डिलीवरी वालों को भी होती है, but the reasons are different. Number one, because आपका posture. After delivery आप अपने बेबी को फीड कराते हैं, and the posture is as such कि हमारे बैक मसल्स जो है स्टिफ हो जाते हैं. That is one of the reason for our backache. Second, because we are feeding the baby, we don't take our calcium supplements properly. Calcium deficiency से हमारी bones weak हो जाती है, उस कारण भी हमारी जो है बैक पेन होती है. And third, we don't do exercise. So 3 things: posture should be proper, you should take calcium and vitamin D supplements, and third, back exercises. After 1 month of your delivery, you can start with the back strengthening exercises, and इन सब चीज़ों से आपको काफ़ी हद तक बैक पेन का रिलीफ मिलेगा. But if still you have back problem, you should consult your orthopedician, because you can have associated spinal problems which only orthopedician can treat. Otherwise, अगर ये 3 चीज़ों का आप ध्यान रखें, तो you can get rid of your backache. So what we were discussing about the proper nutrition. Yes. So I request everyone कि अपनी प्रेगनेंसी में अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखें, ताकि यू हैव ऑप्टिमल वेट गेन, क्योंकि इन सब से आपका जो है लेबर डिसाइड होता है. इफ द बेबी इज टू स्मॉल और द बेबी इज टू बिग, सो द चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन इंक्रीजेस. सो आप अगर ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, अपनी लाइफ स्टाइल्स को छोटा छोटा मॉडिफाई करेंगे, if you try to modify your lifestyle and be mentally and physically strong, आप नॉर्मल डिलीवरी के पेन्स या लेबर का स्ट्रेस इजीली ले पाएंगे, और अपने डॉक्टर को भी हेल्प कर पाएंगे, ताकि she can just guide you a little bit and you can then easily deliver normally. So taking the next question. Ma'am, in which month we should take vitamin D tablets? Okay, this is Amita Sharma. She's asking, ma'am, in which month we can take. See, vitamin D deficiency, it has become very common. In fact, I prefer not to do this test, because the treatment is cheaper than the test. And every person, even a non-pregnant female or a male, have this deficiency. So vitamin D should be given to all the pregnant ladies, and I prefer after 3 months, when the patient starts tolerating all the supplements. Then after 3 months of your pregnancy, you can start with weekly supplements of vitamin D, because it is very important for you as well as for baby. It helps your bones to be stronger, and as well as help in the growth of the baby and preventing many complications associated with pregnancy. So that's all. In the end, I would just like to advise all of you that take good care of yourself throughout 9 months. Be active, eat healthy, and start doing these small changes in your lifestyle, and exercise properly, because being given a chance, normal delivery is the best option, and we all should go for normal delivery, and trust your doctor. Your doctor always wants best for you and for the baby. Take good care of your health, and hope all your queries were answered. And if you have any doubts, you can subscribe our YouTube channel, or you can come to our hospital, and we are always there to serve you. Thank you so much.